हेलो दोस्तों, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। आपके अपने परिवार सुपर एकेडमी में एक बार फिर स्वागत करता हूं। दोस्तों, मैं आशा करता हूं आप बहुत अच्छे और स्वस्थ होंगे। जो आज हम फिर अगली क्लास लेने वाले हैं, वो क्लास लेने वाले हैं इतिहास। और भारतीय इतिहास में जो आज हमारा टॉपिक होगा वो गुलाम वंश में अगला शासक जो कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम और दामाद था, इल्तुतमिश। तो आज हम इल्तुतमिश के बारे में आपको समझाते हैं। इल्तुतमिश का जो शासन काल चला था वो 1211 ईस्वी से लेकर 1236 ईस्वी तक इल्तुतमिश का शासन काल चला था। 1211 ईस्वी से लेकर 1236 ईस्वी तक इल्तुतमिश का शासन काल चला था। इल्तुतमिश जो था वो कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम था। कौन था? इल्तुतमिश कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम था और उसका दामाद भी था। कौन? इल्तुतमिश। इल्तुतमिश ने जो दिल्ली सल्तनत या गुलाम वंश का जो अगला शासक बना था, वो शासक बना था आराम शाह की हत्या करने के बाद। आराम शाह कौन था? आराम शाह कुतुबुद्दीन ऐबक का बेटा था। आराम शाह कुतुबुद्दीन ऐबक का बेटा था, लेकिन कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु 1210 ईस्वी में चौगान पोलो खेल खेलते समय लाहौर में घोड़े से गिरकर मृत्यु हो गई थी। लेकिन जब कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु हुई तो शासक बना आराम शाह। आराम शाह ने ये कहा था कि मेरे पिता का शासन चल रहा था, इसलिए गद्दी पर बैठने का हक बनता है मेरा। लेकिन इल्तुतमिश ये कहता था कि खुद एक गुलाम वंश चल रहा है और मैं कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम रहा हूँ और दामाद भी हूँ। तो गुलाम वंश चल रहा है, जिसके कारण गद्दी पर बैठने का हक बनता है मेरा। तो इसलिए गद्दी पर बैठने के लिए आराम शाह और इल्तुतमिश, इन दोनों के बीच में एक युद्ध होता है और उस युद्ध को चांड का युद्ध, कौन सा? चांड का युद्ध के नाम से जाना जाता है, जो युद्ध 1211 ईस्वी में होता है। और 1211 ईस्वी में इल्तुतमिश आराम शाह की हत्या कर देता है। और जैसे ही आराम शाह की हत्या कर देता है इल्तुतमिश, तो हत्या करने के बाद गद्दी पर बैठ जाता है। और गद्दी पर बैठने के बाद 1211 ईस्वी से लेकर 1236 ईस्वी तक अपना शासन संभालता है। कौन? इल्तुतमिश। इल्तुतमिश ऐसा सुल्तान था जिनने दिल्ली सल्तनत में सबसे पहले सुल्तान की उपाधि धारण की। किसकी? सुल्तान पद की उपाधि धारण करने वाला पहला व्यक्ति था इल्तुतमिश। इल्तुतमिश जो था वो कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक का दामाद था। लेकिन मैंने आपको बताया था कि मोहम्मद गोरी के 4 गुलाम थे। कौन कौन थे? 4 गुलाम, जिसमें सबसे प्रिय गुलाम था कुतुबुद्दीन ऐबक, दूसरा गुलाम था यल्दोज, तीसरा था ख्वाजा और चौथा गुलाम था बख्तियार खिलजी। लेकिन बख्तियार खिलजी की तो मृत्यु पहले ही हो जाती है, जिसमें कुतुबुद्दीन ऐबक और ख्वाजा और यल्दोज, ये तीनों बागडोर संभालते हैं। कौन कहां की संभालता है? जो कुतुबुद्दीन ऐबक है वो दिल्ली सल्तनत, यानी जो मोहम्मद गोरी जो था, जब वापसी अपनी 1194 ईस्वी में गजनी लौट कर गया था, तो उस टाइम भारत की बागडोर कुतुबुद्दीन ऐबक को सौंप कर गया था। कौन? मोहम्मद गोरी। और ख्वाजा को, किसको? ख्वाजा को सिंध का बना दिया जाता है गवर्नर, यानी सिंध का गवर्नर बना दिया जाता है। इसके बाद
बात करते हैं यल्दौज। यल्दौज को गजनी के गद्दी पर बैठा दिया जाता है, जो कि जब मोहम्मद गोरी की 1206 ईस्वी में मृत्यु हो जाती है तो 1206 ईस्वी के बाद यल्दौज गजनी की गद्दी पर बैठता है। जब गजनी की गद्दी पर बैठता है तो वहां यल्दौज, कौन? यल्दौज अपना शासन चलाता हुआ रहता है गजनी में। लेकिन जब पता चलता है यल्दौज को कि 1210 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक की तो मृत्यु हो गई, वहां शासन संभाल रहा है इल्तुतमिश। तो इस बात को देखकर यल्दौज गजनी से आता है और भारत की पाक को संभालने के लिए कहता है, जिसके कारण इल्तुतमिश और यल्दौज के बीच में दोनों में युद्ध होता है। किस-किस के बीच? यल्दौज और इल्तुतमिश के बीच में दोनों में युद्ध होता है। और वो युद्ध किस नाम से जाना जाता है? तो तराइन का तीसरा युद्ध। किस नाम से? तराइन का तीसरा युद्ध। तराइन का तीसरा युद्ध। तो तीसरा युद्ध कब होता है? तो 1215 ईस्वी में तराइन का तीसरा युद्ध होता है। 1215 ईस्वी में तराइन का तीसरा युद्ध होता है। यह युद्ध किस-किस के बीच होता है? तो यह युद्ध होता है इल्तुतमिश और यल्दौज के बीच। इन दोनों के बीच में युद्ध होता है। लेकिन 1215 ईस्वी में इल्तुतमिश यल्दौज की हत्या कर देता है। किसकी? यल्दौज की हत्या कर देता है। आपने एक नाम सुना होगा, जलालुद्दीन मकबरनी। जलालुद्दीन मकबरनी जो था ये मंगोल से आया था, और मंगोल से जो आया था जलालुद्दीन मकबरनी, ये मंगोल से आया था। अब मंगोल से भारत क्यों आना हुआ, इसका रीजन क्या था? तो मंगोल में एक शासक था जिसका नाम था चंगेज खान। क्या नाम था? चंगेज खान। तो चंगेज खान के भाई की हत्या की थी जलालुद्दीन मकबरनी ने, और जलालुद्दीन मकबरनी चंगेज खान के भाई की हत्या कर भारत की तरफ और भारत में आकर अपना जवाब डाल लेता है, यानी भारत में अपना बचाव करने के लिए आ जाता है। लेकिन जलालुद्दीन मकबरनी को यह पता होता है कि दिल्ली सल्तनत पर जो राज चल रहा है वो किसका चल रहा है? इल्तुतमिश का राज चल रहा है। अब जलालुद्दीन मकबरनी भारत आता कब है? तो जलालुद्दीन मकबरनी भारत आता है 1221 ईस्वी में। कब? 1221 ईस्वी में। अब जैसे ही 1221 ईस्वी में इल्तुतमिश का शासन चलता हुआ रहता है, लेकिन जलालुद्दीन मकबरनी इल्तुतमिश से एक सहायता मांगते हैं। इल्तुतमिश से ये बात कहते हैं कि आप मेरी रक्षा कीजिए, मुझे चंगेज खान मारेगा। लेकिन चंगेज खान को पता चलता है कि जलालुद्दीन मकबरनी भारत में सिंध में ठहरा हुआ है। और चंगेज खान ही 1221 ईस्वी में मंगोल से भारत आ जाता है। और जैसे ही पता चलता है कि जलालुद्दीन मकबरनी सिंध में रुका हुआ है। कहां? सिंध में। तो जलालुद्दीन मकबरनी को मारने का ठिकाना देखता है, और जलालुद्दीन मकबरनी को मारने का जो दिमाग लगाता है वो ये सोचता है चंगेज खान। अब चंगेज खान ने जलालुद्दीन मकबरनी को मारने के लिए जो प्लान लगाया, लेकिन जलालुद्दीन मकबरनी ने किससे सहायता मांगी थी? तो सहायता मांगी थी इल्तुतमिश। चंगेज खान को यह पता चला कि इल्तुतमिश जलालुद्दीन मकबरनी की सहायता ना करे, इसलिए चंगेज
सल्तनत को दिल्ली सल्तनत को तो मैं नष्ट कर ही दूंगा, वरना चंगेज खान ये कहना चाहता था कि जलालुद्दीन मकबरनी की बिल्कुल भी हेल्प ना करे, ना ही उसकी कोई सुरक्षा करे, वरना अगर जलालुद्दीन मकबरनी की थोड़ी बहुत भी सहयोग करता है तो मैं जलालुद्दीन मकबरनी को तो मारूंगा ही मारूंगा, वरना दिल्ली सल्तनत को भी नष्ट कर दूंगा। किसको? दिल्ली सल्तनत को भी नष्ट कर दूंगा। तो इल्तुतमिश ने बड़े सूझबूझ कर काम लिया, जिससे कि उसने जलालुद्दीन मकबरनी का सहयोग नहीं किया। उसको पता था कि ऐसा ना हो, अगर मैं इसका बचाव करूं तो दिल्ली सल्तनत पर भी कुछ आंच आ जाए, तो इसलिए इल्तुतमिश ने इसका बिल्कुल भी सहयोग नहीं किया। और चंगेज खान ने जलालुद्दीन मकबरनी पर 1221 ईस्वी में ही आक्रमण किया और जलालुद्दीन मकबरनी की हत्या कर दी। बात क्लियर? इसके बाद अगर हम बात करते हैं, इल्तुतमिश ने चांदी का एक सिक्का चलाया था। कौन खाएगा? चांदी। तो चांदी के सिक्के को किस नाम से जाना जाता था? तो चांदी के सिक्के को टका कहा जाता था। और एक तांबे का सिक्का चलाया था, तांबे का सिक्का। जो तांबे के सिक्के चलाए थे उनको जीतल के नाम से जाना जाता था। किस नाम से? जीतल। तो इल्तुतमिश ने 2 सिक्के चलाए थे। एक सिक्के चलाया था चांदी के सिक्के, वो नाम से जाने जाते थे टका, और तांबे के सिक्के चलाए थे वो जाने जाते थे जीतल। चलिए फिर आगे। इल्तुतमिश ने एक तुर्कान-ए-चेहरगानी या दल चालीसा का गठन भी किया था। किसका? तुर्कान-ए-चेहरगानी या दल चालीसा का गठन किया था। अब ये है क्या? तुर्कान-ए-चेहरगानी या दल चालीसा? तो 40 गुलामों का एक दल था। 40 गुलामों का एक दल था, जिसका नाम रखा था तुर्कान-ए-चेहरगानी या दल चालीसा। बात समझ आई होगी? ये 40 गुलामों का दल काम क्या करेगा? तो 40 गुलामों का दल ये काम करने के लिए बनाया था। तो इल्तुतमिश ने ये बताया था कि अगर 40 गुलामों का जो दल है ये बड़े सोच और समझ कर अपना निर्णय लेंगे, क्योंकि राजा अकेला व्यक्ति है, अगर गलती से कोई निर्णय गलत ना ले लिया जाए, इसलिए ये 40 व्यक्ति होंगे जिसमें बड़े सोच समझ कर निर्णय लिया जाएगा। तो इसलिए ये 40 गुलामों का दल बनाया था। अब 40 गुलामों का दल बनाया था, इसलिए इसे दल चालीसा या तुर्कान-ए-चेहरगानी के नाम से जाना जाता था। लेकिन बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन यही बनता है कि दल चालीसा का गठन किसने किया? तो इल्तुतमिश ने किया। लेकिन इससे आगे जब हम चलेंगे तो इससे आगे भी आपको ये पता लगेगा कि दल चालीसा को समाप्त करने वाला कौन था। तो दल चालीसा को समाप्त करेगा आगे चलकर बलबन। कौन करेगा? बलबन। अब इसमें इल्तुतमिश ने एक प्रथा और स्टार्ट की थी, जिसका नाम था इक्ता प्रथा। कौन सी प्रथा? इक्ता प्रथा। इक्ता प्रथा ये होती क्या चीज थी? इक्ता प्रथा जो थी, जो भी जमीन का टुकड़ा, जितना भी जमीन का टुकड़ा जीता हुआ जमीन का क्षेत्र या जमीन का भाग, सैनिकों को वेतन के रूप में जमीन का टुकड़ा दिया जाना ही इक्ता प्रथा कहा जाती थी। कौन सी प्रथा? सैनिकों को वेतन के रूप में जमीन का टुकड़ा देना ही इक्ता प्रथा कही जाती थी।
इसके बाद अगर हम बात करें, इल्तुतमिश ने अपने जीते जी एक घोषणा की थी। घोषणा ये थी कि मेरी मृत्यु के बाद गद्दी पर जो बैठेगा वो मेरी बेटी रजिया सुल्तान बैठेगी, क्योंकि मेरा बेटा कोई भी शासन चलाने लायक नहीं है। तो इल्तुतमिश ने अपने जीते जी रजिया सुल्तान को गद्दी पर बैठने के लिए घोषणा की थी। किसको? रजिया सुल्तान को। रजिया सुल्तान को गद्दी पर बैठने के लिए घोषणा की थी। अब इससे अगर आगे देखते हैं, जब रजिया सुल्तान को घोषणा की तो नाम है जो शासन चल रहा है इल्तुतमिश। इल्तुतमिश की मृत्यु होती है 1236 ईस्वी में। जैसे ही 1236 ईस्वी में मृत्यु होती है तो गद्दी पर बैठने के लिए इल्तुतमिश का बेटा, जिसका नाम है रुकनुद्दीन फिरोज, क्या नाम है? रुकनुद्दीन फिरोज। रुकनुद्दीन फिरोज गद्दी पर 1236 ईस्वी में बैठ जाते हैं। लेकिन दिल्ली की जनता के सामने रजिया सुल्तान ने अपना न्याय मांगा। न्याय क्या था? रजिया सुल्तान ने ये कहा दिल्ली की जनता से कि मेरे पिता गद्दी पर बैठने के लिए घोषणा कर गए थे मेरे लिए, लेकिन गद्दी पर कौन बैठा? उसका भाई रुकनुद्दीन फिरोज। तो रजिया सुल्तान इसने गद्दी पर बैठने के लिए अपने भाई रुकनुद्दीन फिरोज की हत्या कराई थी। कब? 1236 ईस्वी में। अब जैसे ही दिल्ली की आम जनता ने रुकनुद्दीन फिरोज पर आक्रमण किया तो उसमें रुकनुद्दीन फिरोज मारे जाते हैं, और रुकनुद्दीन फिरोज की मृत्यु होने के बाद रजिया सुल्तान अपना शासन संभाल लेती है, और रजिया सुल्तान का शासन चलता है 1236 ईस्वी से लेकर 1240 ईस्वी तक। अब रजिया सुल्तान का अगर बात करें शासन कितने साल चलता है, तो रजिया सुल्तान का शासन 4 साल चलता है। इन 4 साल में रजिया सुल्तान ने क्या क्या काम किए थे? तो एक व्यक्ति था जिसका नाम था एतगीन। क्या नाम था? एतगीन। एतगीन को रजिया सुल्तान ने बदायूं का इक्तिदार बनाया था। क्या? बदायूं का इक्तिदार बनाया था। रजिया सुल्तान प्रेम क्या करती थी? एक व्यक्ति था जिसका नाम था अल्तुनिया। क्या नाम था? अल्तुनिया। अल्तुनिया से रजिया सुल्तान प्रेम करती थी, लेकिन रजिया सुल्तान जब गद्दी पर बैठी तो रजिया सुल्तान गद्दी पर बैठने के बाद उसका एक अस्तबल यानी अमीर ए आखूर का मंत्री, अमीर ए आखूर का मंत्री था जिसका नाम था याकूत खां। क्या नाम था? याकूत खां। याकूत खां से प्रेम करने लगी, और जैसे ही अल्तुनिया को यह पता चला कि रजिया सुल्तान याकूत खां से प्रेम करती है और शादी भी याकूत खां के साथ करना चाहती है, तो अल्तुनिया भटिंडा का गवर्नर था। कहां का? भटिंडा का गवर्नर था। तो अल्तुनिया ने ही अपने आप भटिंडा में एक विद्रोह छेड़ दिया, जिस विद्रोह को दबाने के लिए रजिया सुल्तान और याकूत खां खुद दोनों जाते हैं। और जैसे ही 1240 ईस्वी में रजिया सुल्तान और याकूत खां, रजिया सुल्तान और याकूत खां ये दोनों भटिंडा पहुंचते हैं, तो भटिंडा में पहुंचते ही ये जाते तो इसलिए हैं कि ताकि वहां विद्रोह को शांत कर दें। पहुंचते ही अल्तुनिया याकूत खां की हत्या कर देता है और
अंडर में ले लेता है, यानी अपने कब्जे में ले लेता है। और अपने कब्जे में लेने के बाद रजिया सुल्तान से शर्त रखता है, या तो दिल्ली सल्तनत मेरे हवाले कर दो, दिल्ली सल्तनत या तो मेरे हवाले कर दो, या मुझसे शादी कर लो, मुझसे शादी कर लो। ये दो शर्त रखी किसने? अल-तुमैया ने। अब याकूत खान तो मारा गया, तो रजिया सुल्तान ने मजबूरी हो जाती है शादी करने की, क्योंकि दिल्ली सल्तनत को रजिया सुल्तान दे नहीं सकती। इसलिए रजिया सुल्तान 1240 ईस्वी में अल-तुमैया से शादी कर लेती है। अब जैसे ही शादी करती है, तो शादी करने के बाद ये शादी करती है भटिंडा में ही, और भटिंडा कहाँ है? पंजाब में। अब जैसे ही शादी करने के बाद ये दिल्ली आते हैं रजिया सुल्तान और कौन? अल-तुमैया। अब जैसे ही दिल्ली आते हैं, तो रास्ते में पंजाब से हरियाणा से होते हुए दिल्ली के लिए आ रहे थे, तो हरियाणा में एक जगह का